This session is being recorded, and this is Sarasino Rahman, your English language instructor, and this is your. I'm sure that this is your second lecture. The first lecture was on sound. अगर आप लोगों को याद हो तो आपका जो पहला हफ्ता था उसका एक टारगेट था और वो था कि आपको अपने प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना था, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर। यस सर, याद है। that you have to work on your pronunciations। अगर आपने वो जो मैंने आपको लैंग्वेज कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोनाउंसिएशन कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो सुनना शुरू कर दिया है, डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। Just wait for a while. Okay. तो सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब, आज का एक बहुत अहम सवाल जो आप लोग मुझसे भी कर सकते हैं, या अक्सर लोग मुझसे ये सवाल कर सकते हैं और करते हैं, सर व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? सर हम इंग्लिश में इतने गए गुजरे क्यों हैं? मतलब वी हैव डन मास्टर्स, हमने मास्टर्स कर लिया है, हमने इतना पढ़ लिया, बट सर स्टिल वी आर पुअर इन इंग्लिश, स्टिल वी आर वीक इन इंग्लिश। सर व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? ऐसा हमारे साथ क्या हुआ है? हमारी नॉलेज में ऐसी क्या कमी है that we cannot speak good English, we cannot write good English? What is the problem? So आज के सेशन में ये सारे राज फाश हो जाएंगे। सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। दो वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है कंटेंट वर्ड, और जो दूसरा वर्ड का नाम है वो है स्ट्रक्चरल वर्ड। कंटेंट और स्ट्रक्चरल से आपको एक बात समझ आ रही है। स्ट्रक्चरल यानी जो आपके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद, कंटेंट जो आपको मीनिंग्स बताए, और कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो कंटेंट वर्ड्स हैं बेसिकली वो कौन से हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और सर ये तो हमारी बेसिकली ये तो हमारी वोकैबुलरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो हमारी वोकैबुलरी है, और ये वोकैबुलरी तो हम बचपन से हमारे जहनों में बिठाई जा रही है, लेकिन आज भी हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्यों सर? व्हाई इज इट सो? बेटा ऐसी वोकैबुलरी का क्या फायदा जिसको जोड़ना ना सिखाया जाए? कोई जोड़ना भी तो सिखाए ना, तो ये भी तो सिखाए इन वर्ड्स को कैसे जोड़ेंगे। और जो जो वर्ड्स मदद करते हैं जोड़ने में, वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। वो वर्ड्स कौन से हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। स्ट्रक्चरल वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? आर्टिकल्स, preposition, conjunctions, auxiliary words. They are structural words. अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप स्ट्रक्चरल वर्ड्स की मदद से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, तो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस की नॉलेज तो हमारी जीरो है। इसके बारे में तो हमें कोई गाइड ही नहीं करता, कोई नहीं बताता। बताते हैं, मैं आप ईमानदारी से बताते मुझे, क्या हमें आज तक किसी ने आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस के ऊपर कोई लेक्चर आपको मिला?
आप कहीं भी जाते हैं, आपको टेंसेस से तो आपकी क्लास शुरू होती है और टेंसेस पे खत्म हो जाती है, कहते चलो भाई हो गया। टेंसेस से ना आगे जा रहे ना टेंसेस से हम पीछे आ रहे हैं, वहीं पे हमारी बातें खत्म हो जाती है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स पर मेहनत करनी होगी। अब लेकिन अभी भी बात समझ नहीं आ रही है कि स्ट्रक्चरल वर्ड से क्या मुराद है। स्ट्रक्चरल वर्ड से मुराद, आइए इन दो सेंटेंसेस को पढ़िए। जब आप इन दो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो आपका जहन पूरा खुल जाएगा। ही वेंट टू लाहौर विद हिज फ्रेंड बाय PIA to attend an important event, but the event got cancelled and he came back by train on Sunday. अब आप इसी एक छोटे से सेंटेंस को देखिए, बहुत बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा है। इसी सेंटेंस के अंदर कितने स्ट्रक्चरल वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए आपको कितने स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं जो आपको इसी के अंदर नजर आ रहे हैं। आप कह सकते, आप देख लें एंड डेफिनेटली देन यू विल से सर 10 है। 10 वर्ड्स है। अब आप देखें There are 10 आज तक sentence. आज तक हमने कितने स्ट्रक्चरल वर्ड्स के ऊपर काम कर लिया होगा। हमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं पढ़ाए जाते। अगर हम इसको निकाल दें इन सेंटेंसेस, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे आपने तस्बीह में से धागा निकाल दिया, आपका सेंटेंस बिखर जाएगा। हमारी अंग्रेजी ऐसी ही है। हमारी जो गलतियां हैं, मैं आपको गलतियां बता दूं, आप लोगों की गलतियां यही है। कौन सी है आपकी गलतियां? यही है। कौन सी है? स्ट्रक्चरल। Structural word. गलती इंसान को पता चल जाए ना कि मेरी गलतियां क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज आपको आपकी गलतियां सर ने दिखा दी है कि आपकी गलतियां क्या है। अब आप इन पे काम कर सकते हैं। अब आप अपने आर्टिकल्स को इम्प्रूव करें, कंजंक्शंस को इम्प्रूव करें, देखें आपके हालात कैसे बदलेंगे। सर क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। अब सबसे पहली जो चीज है संडे, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको स्ट्रक्चरल वर्ड्स में से आर्टिकल्स के ऊपर आज एक रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, आर्टिकल्स के ऊपर आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आर्टिकल्स की PDF मिल जाएगी। आर्टिकल्स के टेस्ट की तैयारी आप लोग पहले वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद जब आप समझ आ जाए जब आपको आर्टिकल्स, तो फिर उसके बाद आप जो है वो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप उसके बाद उसका टेस्ट दें। फिर टेस्ट में अपने मार्क्स देखिएगा कितने आए। फिर उस वीडियो को 3-4 मरतबा और देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखकर उन पॉइंट्स को जहन में बिठाना है। अगर वो पॉइंट जहन में बैठ गए तो यकीन करें कि आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, आप आर्टिकल्स की गलती नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल्स प्रपोजिशंस में अपने आप को कोई इंसान परफेक्ट कह दे तो वो झूठ बोल रहा है, याद रखिएगा। If somebody is saying that I am perfect in articles, I am perfect in preposition, क्योंकि गोरा खुद अपनी जबान से एक बात कह रहा है। कौन सी बात कह रहा है? कौन सी बात कह रहा है? Nobody can be perfect in preposition. Nobody, articles have very loose rules. Articles have no rules. Article rules are very baggy, very loose, so nobody can grip on it. So अब जब उसने इतनी बड़ी बात कर दी तो बस गोरे की बात के बाद फिर खत्म हो जाती है ना कोई बात। तो हम कह देंगे, जब गोरा कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ भाई यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन इट, सो बस थैंक यू वेरी मच, फिर अपनी बातें करना बेकार की बात है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है। आर्टिकल्स के ऊपर काम करेंगे अगले इसी हफ्ते में, प्रपोजिशंस पे काम करेंगे ताकि हमारी गलतियां कम हो। गलतियां तो हम अपनी करते रहेंगे लेकिन गलतियां कम हो जाएंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स पे काम करेंगे। कंजंक्शन मेरे पूरे कोर्स में शामिल है, जो आप मेरा पूरा लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, जगह जगह पर आपको कंजंक्शंस मिलते रहेंगे।
तो आपकी ये स्ट्रक्चरल वर्ड जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छी इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगी। अब हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस आज सिंटेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो बताइए वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम फोकस करते हैं, जिनको हम टारगेट करते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम फोकस करते हैं और उनको फोकस करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। A sentence is a group of words which gives us complete meaning, is called a sentence. कुछ लोग ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ, अल्फाजों का कोई ऐसा मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning, जो हमको मुकम्मल मीनिंग दे, that is called sentence. A sentence is starts with a capital letter and ends on a full stop, question mark or mark of exclamation. एक सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस का जो इख्तिताम होता है वो या तो क्वेश्चन मार्क पर होता है या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है या फुल स्टॉप पर होता है। सेंटेंस के बाद हमारी जिंदगी में आता है फ्रेज। सर फ्रेज क्या होता है? ये भी अल्फाजों का मजमुआ होता है। दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन एक फर्क होता है और वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि it does not end on a full stop, it does not end on a comma, ना ये कॉमे पे इसका इख्तिताम होता है। याद रखिएगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू सम मीनिंग। ये अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ होता है जो आपको कुछ मीनिंग्स देता है, याद रखिएगा। बट यू कैन नॉट से दैट इट इज अ सेंटेंस। ठीक है ना, आप उसको सेंटेंस का नाम नहीं दे सकते। सेंटेंस तो दो वर्ड से भी हम सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने जो है दो से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहा। तो आप, और ये कहलाते हैं, अगर आप इनको गौर से देखें, इनके शुरू में क्या आ रहा है? इनके शुरू में आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन आता है शुरू में तो इसका, और फिर आगे कुछ और वर्ड्स आ जाए तो हम उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपकी स्क्रीन बदल रही है, बताइएगा आपकी स्क्रीन बदली या नहीं बदली? बदल गई? जी सर। Yes, sir. A group of words which Yes, give sir. in the class or on the roof. सुबह में भी यही पढ़ाया था लेकिन स्क्रीन दूसरी थी। अब कुछ बच्चे रिपीट पे लगा रहे, सुबह वाले भी आए हुए हैं तो हमने कहा चलो सुबह वालों को और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर रात में भी होगी, हम कहेंगे चलो रात वालों को और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। A group of सेंटेंस भी आ गया आपके सामने, पूरी डेफिनेशन भी आ गई है इसकी। A group of words which gives us complete meaning. A sentence may end on a full stop, a question mark or a mark of exclamation. आप कोई तब्दीली देखा करें ना अपने नोट्स में तो वो चीज अपने पास नोट कर लिया करें। कोई डेफिनेशन तब्दील होकर आ गई या सर ने कुछ और एक्स्ट्रा लिख दिया। लोग कहते हैं आप बेसिक से पढ़ाते हैं, बेटा मैंने आपको सेंटेंस लेवल से उठा रहा हूँ। सेंटेंस से पहले क्या आता है? फ्रेज आता है। अब फ्रेज से पहले क्या आता है? वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स से पहले क्या आता है? लेटर्स आते हैं। जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड को जोड़ते हैं तो फ्रेज बनता है, वर्ड को अच्छे से जोड़ते हैं, सही तरीके से जोड़ते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस जोड़ते हैं तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ बनते हैं तो ऐसे बनता है, आर्टिकल्स बनते हैं, आर्टिकल्स बहुत सारे लिख दिए जाए तो किताब बन जाती है। ठीक है, पूरा मैंने आपको फॉर्मेशन बता दी। अब आपके सामने सेंटेंस की डेफिनेशन है, लेकिन सेंटेंस की कुछ टाइप्स भी होती है। याद करें, बचपन की बातें याद आएगी। सेंटेंस की हमारे पास जो टाइप्स है वो है अफर्मेटिव, ये पुराना नाम है, असर्टिव ये पुराना नाम हो गया, अब इसका इस्तेमाल नहीं है।
असर्टिव बेसिकली अफर्मेटिव और नेगेटिव का ही एक नाम है। मैट्रिक क्लास में अभी भी ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये वही उसी चीज का एक पुराना नाम है। देखिएगा, असर्टिव आगे लिखे है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो अफर्मेटिव और नेगेटिव, इकरारिया जुमले, इनकारिया जुमले, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले। सवालिया भी दो तरह के होते हैं, यस एंड नो क्वेश्चन, क्वेश्चन विद WH1। फिर आपकी जिंदगी में आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसमें किसी किस्म की मदद की जाए, मदद मांगी जाए, मदद हेल्प मी, कोई और हुक्म किया जाए, कम हियर फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी लेकर आओ मेरे लिए, कोई इल्तिजा की जाए, कोई दरखास्त की जाए, कोई हुक्म दिया जाए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दुआइया जुमले, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन एक्सप्रेशंस, अलाडी मैं पास हो गई, उड़ी और मैं फेल हो गया, अलास आई हैव फेल्ड, कोई बात नहीं, कोई नई बात बताओ, अलाडी मैं पास हो गया, हुर्रा आई हैव पास माय टेस्ट। सडन एक्सप्रेशंस का जब आप इजहार करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, दे आर कॉल्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जब यहां तक आ जाते हैं तो फिर जिंदगी में आपके पास आता है क्लॉज। अब लोग क्लॉज के बारे में भी परेशान होते हैं कि क्लॉज क्या है सर। तो क्लॉज बेसिकली बुरा क्या लिखता है क्लॉज के बारे में, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। एक सेंटेंस का, एक सेंटेंस के अंदर होना बेसिकली एक क्लॉज कहलाता है। और देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, और क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तमाम स्टूडेंट जहन पे जोर डालिए और फिर मुझे बताइए, जब मैं ये बात कर रहा हूं अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज, अगर मैं ये बात कह रहा हूं, और जब मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट यानी कि खुद मुख्तार और फिर डिपेंडेंट मोहताज, अगर मैं ये कहूं इफ यू ज्वाइन SKH लैंग्वेज क्लासेस, इफ यू ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस, आप आगे सुनना चाह रहे हैं, आप क्या होगा, पैसे जाया हो जाएंगे, हमारी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी, क्या होगा बताइए ना भाई। इसका मतलब ये है कि आप आगे सुनना चाह रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ तो क्या होगा, यानी कि आप आगे सुनना चाह रहे हैं। तो दोनों तरह से लगा रहे, दो थी, एक उसने ली थी मुजफ्फर ने। क्लास चल रही है रिजवाना, क्लास चल रही है। if you work hard, if you work hard, if you join English language online classes, आप आगे सुनना चाह रहे हैं, हाँ आगे तो बोले, if you come tomorrow, अरे सर आगे तो बोले, if के बाद रुकते बोलते ही नहीं आप, इसका मतलब आप आगे सुनना चाह रहे हैं। if क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यदि वो मोहताज है दूसरे क्लॉज का, याद रहेगा। लेकिन जो दूसरा क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, शी विल किल यू, बात खत्म, वो तुम्हें मार डालेगी। अब आगे मैं ना भी बोलूं तो बात खत्म है, जुमला खत्म हो गया, अब सुनना नहीं चाह रहा, शी विल किल यू, मार डालेंगी वो। मैं ये लेके जा रहा हूँ उसका मोबाइल, शी विल किल यू, मैंने सिर्फ क्या बोला, शी विल किल यू, ये मैंने मेन क्लॉज बोल दिया। मेन क्लॉज को दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये है कि मेन क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। When Sarah calls me, I will tell everything. When Sarah calls me, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। I will tell her everything, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। याद रखिएगा क्लॉज का नाम, जिंदगी में काम आएगा, ठीक है। अगर रात का सेशन लेंगे तो हो सकता है क्लॉज से और आगे भी बातें बढ़ती। चलिए बाहर हम एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, हम एक सेंटेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब हम कैसे करें बताइए, वो चार चीजें कौन सी हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा।
सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, इन चार चीजों को जोड़ के हम सब्जेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। सरसीव टीचर्स अस एवरीडे, एवरीडे सरसीव टीचर्स अस, सरसीव एवरीडे टीचर्स अस। देख लीजिए, एवरीडे को आप जुमले के आखिर में ले जाए, सब्जेक्ट से पहले ले आइए, वर्ब से पहले ले आइए, आपका जुमला तैयार। अगर एवरीडे को गौर से देखें तो एवरीडे मिलाकर लिखो तो मतलब कुछ और है, एवरीडे को अलग अलग लिखो तो मतलब कुछ और है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ, गलत बात मैं करता ही नहीं। अगर आपने एवरीडे को मिलाकर लिखा तो इसका मतलब होता है रोजमर्रा, एवरीडे प्रॉब्लम्स, रोजमर्रा के मसले मसाइल। अगर आपने एवरीडे को अलग अलग कर दिया, अगर आपने एवरीडे को अलग अलग कर दिया तो वो फिर बन जाता है एडवर्ब। एवरी अलग, डे अलग, हर रोज, रोजाना बिला नागा, रोजाना बिला नागा। और अगर आपने एवरीडे को मिलाकर लिखा तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर मिलाकर लिखा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, अगर बीच में गैप देकर लिखा तो एडवर्ब बन जाएगा। ऊपर देख लो, जब ये एडवर्ब लिखा हुआ है ना, एवरी अलग, डे अलग, इसका मतलब है रोजाना बिला नागा। आई टेक बात एवरी डे, यानी रोजाना बिला नागा। ठीक है ना? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। लेकिन अगर मैं कहूं एवरीडे प्रॉब्लम्स, रोजमर्रा के मसले मसाइल, एवरीडे चोर्स, एवरीडे चोर्स, रोजमर्रा के कामकाज, एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी। लेट्स टॉक अबाउट एवरीडे लाइफ इन पाकिस्तान। अच्छा, अब एक और जनरल नॉलेज की बात, एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? बताइए। आवाज नहीं आ रही? एवरी डे और डेली में फर्क क्या है? आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल डेली, कौन सा सुना है आपने? आई गो टू ऑफिस डेली, आई गो टू ऑफिस एवरी डे। I go to daily. डेली सुना है, क्योंकि एवरी डे तो नहीं जाते। एवरी डे का मतलब तो ये है सैटरडे संडे भी जाना पड़ेगा, है भाई। डेली के अंदर छुट्टियां शामिल नहीं होती है, डेली में वीकेंड इंक्लूडेड नहीं होता। एवरी डे के अंदर सैटरडे संडे भी इंक्लूड हो जाते हैं, पता है आपको? जी जी। याद रखिएगा। Yes. डेली का मतलब है यस सर। रोजाना, डेली का मतलब है रोज, रोजाना। और एवरीडे का मतलब है रोजाना मिलन आना। सही। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे। छोटी छोटी बातें ये बहुत, आपकी छोटी छोटी बातें आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा कर देती है, इनको याद करते रहा करें। समटाइम्स शी कॉल्स मी, समटाइम्स शी कॉल्स मी। इसी तरह से आप समटाइम्स को आखिर में ले जाइए। ठीक है, समटाइम को आप आखिर में ले जाइए, शी कॉल्स मी समटाइम्स। समटाइम्स को आप वर्ब से पहले ले आइए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर फिर एक बच्चा कहता है सर, सर जी बेटा बोले सर, अच्छा अगर इसको हम नेगेटिव कर दें सर फिर क्या होगा? मैंने कहा क्या मतलब? सर देखिए, अगर ये हो जाए शी डज नॉट, अब आप सम टाइम कहाँ लगाएंगे? शी डज नॉट समटाइम्स कम ऑन टाइम। तो वो एक बच्चा कहता है सर आपने एस क्यों लगाया? मैं सर नेगेटिव बना रहा ना, वापस नेगेटिव बना रहे हो तो क्या ऐसा हट जाएगा? जी सर। अच्छा, तो मैं कहता हूँ ठीक है, इसमें से भी ऐश हटा कर दिखाओ। अगर इसमें से ऐश हटा दिया तो मैं इसमें समटाइम्स में से भी हटा दूंगा।
She doesn't always come on time. अब हटा दो ऑलवेज में से एस, फिर हटाओ, नहीं सर वो तो एक वर्ड है, तो बेटा समटाइम्स भी एक वर्ड है ना, मैंने समटाइम्स में एस अपने पास से थोड़ी नहीं लगाया। लेकिन नहीं सर, मतलब शी डज नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अबे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना मेरे बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन सर वो देखिए कंफ्यूजिंग था सर, ये पॉइंट बेटा आपके लिए होगा और मेरे लिए भी था जब मैं स्टूडेंट था। मेरा एक ये सवाल था अपने टीचर से कि जब सर नेगेटिव बना रहे हैं तो ऑलवेज और समटाइम्स में एस क्यों आ रहा है, तो सर ने कहा हटा दो बेटा, ऑलवेज कर दो और उसको समटाइम्स कर दो। मैं कहा सर समटाइम तो समझ आ रहा है, फिर ऑलवेज का मतलब नहीं, तो फिर बेटा तो एडवर्ब है ना, हम वर्ब के साथ एस और यस हटाते हैं ना, एडवर्ब तो मासूम लोग हैं, हटा दो तो एडवर्ब को यहाँ से शुरू में ले जाओ, आखिर में ले जाओ। लेकिन अगर ये आएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब के बीच में आएंगे, अगर आएंगे तो शी डज नॉट समटाइम्स, मैं समटाइम्स को शुरू में ले जा सकता हूँ, समटाइम्स शी डजंट कम ऑन टाइम, मैं समटाइम्स को आखिर में भी ले जा सकता हूँ, शी डजंट कम ऑन टाइम समटाइम्स। लेकिन ऑलवेज की जगह तो यही रहेगी ना, शी डज नॉट ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो फिर आप ये मत कहिएगा कि इसमें एस लगाओ और इसमें एस हटाओ, ठीक है, आ गई बात समझ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो मैं आपको, ये बातें बहुत सारी हैं, वक्त कम रहेंगे, मैं कभी आपको इसके बारे में भी बता दूंगा, अपने पास नोट कीजिएगा, इसमें 3-4 बातें हैं बता देंगे। सम अलग कर दें, टाइम अलग कर दें, अब ये क्या बन गया, सम टाइम, सम अलग टाइम अलग। तो जब, ठीक है, तो जब ये इस तरह से आएगा तो क्या होगा, और अगर ये इस तरह से आया तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये किसी दिन आपको फिर किसी क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। याद रखिएगा, अपने पास पेंडिंग में पॉइंट रखिएगा, कभी किसी दिन मैं कहूँगा पूछो कोई सवाल पूछना है तो ये सवाल पूछ लेना, बता दूंगा। अब देखिए ये सारे एडवर्ब्स इसी तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से सारे चलते हुए आ रहे हैं, यूजुअली भी आ गया, फिर नीचे देखिए यस्टरडे भी आ गया, ही प्लेस क्रिकेट, यूजुअली ही प्लेस क्रिकेट, ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट। यस्टरडे देखिए, यस्टरडे 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 yesterday I called Sarah yesterday, I yesterday called Sarah, no problem, he never buys cell phone, he always just jumps us। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक सवाल है मेरा आपसे, जनरल नॉलेज का है, बताइए 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 बताइए, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, आपने कहा कि सर बन सकता है। Yes, sir. सोनिया प्लेज क्रिकेट, सारा ड्रिंक पेप्सी, और सर ये दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर। क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, सर अभी तक तो सोच रहे थे नहीं बन सकता, लेकिन अब आपको देखने के बाद कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन सकता है। अब सोच समझ के बताना, अब सोच समझ के बताना, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। Yes, sir. बन सकता। Yes, sir. बन सकता है। नो सर नहीं बन सकता। बन सकता है, नहीं बन सकता, सर नहीं सर बन बन सकता। सकता है। सर बन सकता है। क्या करें, सर नहीं बन सकता। कायनात कहती है नहीं बन सकता, कायनात किस या बाकी लोग, आप लोग हमारी, ठीक है बेटा। इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन सुनो,
in imperative sentence, subject is hidden. In imperative sentences, subject is hidden. Subject छुपा हुआ होता है. In imperative sentence, we don't use any subject, but it is hidden. आमतौर से हम कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होता है और वो छुपा हुआ होता है. It is because because it is definite and it is definite and specific. ये definite होता है कि वहां पर यू ही होगा. तो मैंने आपके सामने मैंने कहा कॉल सारा नाउ, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, यू कॉल सारा नाउ. मैं यू क्यों बोलूं भाई? किल है राइट, मार डालो उसको. पड़ी हुई हो मैं हाथ में दूसरे के बंदूक है, मार डालो उसको अभी. किल है राइट नाउ. दरवाजा खोलो अभी, अभी के अभी. ओपन द डोर नाउ. डोंट कॉल हिम टुनाइट. मैं ये क्यों कहूँ भाई तुम उसको मत बुलाओ भाई, उसको आज रात में बुलाना, बता दिए बहुत खाती है भाई, वो खाना कम पड़ जाएगा. डोंट कॉल हिम टुनाइट, डोंट कॉल हर टुनाइट. बन गया सब्जेक्ट के बगैर. कौन कहता नहीं बनता भाई? बन सकता है, लेकिन हकीकत में सब्जेक्ट होता है. तो दोनों की बातें सही हो गई भाई. हाँ बन सकता है, हाँ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता. बट सर अंडरस्टूड तो यही है ना कि यू प्रेजेंट है यहाँ पर. तो सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, लेकिन मैं कहूंगा तो ऊपर लाए बगैर जुमला बन सकता है, लेकिन हकीकत में जब आप एक खास रोशनी में देखेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा. जब आपसे कहा जाए सब सेंटेंस को पूरा करें तो आपको यू लिखा हुआ नजर आ जाता है. तो आप देखें तो सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता, लेकिन सब्जेक्ट को मुंह पे लाए बगैर बन सकता है. जैसे प्लीज गिव मी अ नाइफ, मुझे छुरी दीजिएगा प्लीज, केक काटना. हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए. कॉलर बुलाओ उसको. डोंट नॉक, दरवाजे में मत खटखटाओ. डोंट नॉक एट द डोर. आप लगाना चाहेंगे यूं तो देख ले कहाँ लगेगा. डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन लगाते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं होती है. कॉल सारा. अली स्विच ऑफ द लाइट, अली कम्स ऑन टाइम. अब आप देखिए, अब आप ये सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर एस और ई एस अगर हम लगा दें और एस और ई एस ना लगाएं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तो उन बच्चों के लिए एक जवाब है क्या फर्क पड़ता है. अली कम्स ऑन टाइम, अली कम ऑन टाइम, दोनों जुमलों में कोई फर्क महसूस हो रहा है? अली कम्स ऑन टाइम, अली कम ऑन टाइम. सारा लिसन टू मी. हाथ छोड़ो मेरा. सारा लिसन टू मी. मैंने कहा हाथ छोड़ो. सारा लिसन टू मी. क्या हो गया तुमको? सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी. दोनों सेंटेंसेस में फर्क महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा. सारा लिसन्स टू मी, सारा मेरी बात सुनती है. सारा लिसन टू मी, सारा मेरी बात सुनो. अली कम्स ऑन टाइम, अली वक्त पर आता है. अली वक्त पर आया करो भाई. अली कम ऑन टाइम. यानी कि कभी कभार हम कोई थर्ड पर्सन अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए कॉमा नजर आ रहा होता है आपको. उसमें भी सब्जेक्ट होता है. अली यू स्विच ऑफ द लाइट. मैं लेकिन सिर्फ यही बोल दूं अली स्विच ऑफ द लाइट तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अली के बाद कॉमा लगेगा, याद रखना. ठीक है. अब आप ये देखिए, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखते हो बेटा, पढ़ा रहा हूँ. यू शट योर माउथ. आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए. अब आपको गुस्सा आ गया तो मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ. यू गेट आउट फ्रॉम माय रूम. तुम तो खड़े मत होना पप्पू. डोंट यू स्टैंड अप. मैं आई हैव टू गो टू वॉशरूम. तुम तो जाओगे नहीं. डोंट यू गो अगेन. डोंट यू स्टैंड अप. तुम तो खड़े मत होना. गुस्सा आ रहा है, घर का गुस्सा बच्चों में गुजर रहा है. यू लिसन टू मी. तू मेरी बात सुन. जा जाके चाय लेकर आ. तमीज से बोले सर. यू लिसन टू मी. याद करें अब आपके ससुराल वाले आए थे, क्या सीन हुआ था वो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ. लीजिए आप, लीजिए ना. पहली मुलाकात लड़के वाले पहले दिन घर पे. लीजिए ना कुछ कबाब लीजिए. बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, सुबह से लगी हुई नहीं जा रही. यू जस्ट हैव सम कबाब्स. और ये भी लीजिए ना आप लोग, ये समोसे भी लीजिए. यू जस्ट हैव सम
समोसा सब घर में बनाया, कोई बाजार से नहीं मंगवाई चीज, सब हमारी बच्ची बनाती है। केएनएस के डब्बे लाती है हर महीने 10-15 हजार के, केएनएस के पकौड़े, केएनएस के गोलगप्पे, केएनएस के समोसे, केएनएस के कोफ्ते, हर चीज केएनएस की हो गए। बच्ची ने अपने हाथ से बनाई, तो तलने में कौन सा बड़ा काम नहीं है उसको। यू जस्ट लिसन टू मी। सर मेरी बात तो सुने सर। सर 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 होता है ना, जब आप किसी को आमादा करते हैं तब आप यू का इस्तेमाल करते हैं। आप बात तो सुने। अच्छा अरे आप बैठे तो, आप बैठे तो, यू जस्ट सेड, आप मेरी बात तो सुने, यू जस्ट लिसन टू मी। तो सीधा जाओ ना, तो सीधा जाओ ना। काजल को बच्चा लाइन मार रहा होता ना, याद करें वो छोटा सा बच्चा शिमला में, डोंट यू गो, विल यू, बस तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो, विल यू, डोंट यू गो, विल यू। अब आप सामने वाला बच्चा क्या कह रहा है, तो सीधा जाओ ना, मुझे जाना है, मेरी शादी है, कल बाद मेरा इंतजार कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? अब तक जितना कुछ आपने जो सवाल पूछे वो सब कुछ हुआ है, तो ये भी हो सकता होगा। इसमें अगर हमने इनकार कर दिया तो सर गलत बात हो जाएगी। बताइए क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? यस और नो। बिल्कुल आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं तो बताइए उनके नाम क्या होंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समथिंग। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इससे मुराद है somebody। और ये देखिए, जब मैं बात करता हूं समथिंग को मैं पहले लाता हूं तो टू आ जाता है, जब मैं somebody को पहले लाता हूं तो टू नहीं आता। ये बात समझिएगा। अब 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे आपकी लिखने में। देखिए, आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। मैंने कहा चलो इन दोनों को एक सेंटेंस में ऐड करो। आपने कहा सर आई आस्क अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? समथिंग। जब समथिंग पहले आएगा, जब समथिंग पहले आएगा तो अपने बाद क्या लेकर आएगा? टू लेकर आएगा। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। और जब मैं ये कहूंगा आई आस्क अली, यानी कि जब somebody पहले आएगा तो अब देख लो कोई टू नहीं आएगा। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आएंगे तो उनके 2 नाम होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद somebody है। सही है? सेंटेंसेस देखो, आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। सारा, सर ये रिपीट करिएगा प्लीज। मैं वही में एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे देखिए, आई राइट अ लेटर टू सारा, ये लेटर क्या है? समथिंग है। जब समथिंग पहले आएगा तो उसके बाद टू लेकर आना पड़ेगा। आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। अब अगर मैं सारा को पहले ले आऊं, आई राइट सारा अ लेटर एवरी मंथ, यानी कि नीचे देखो आई राइट समबडी समथिंग एवरी मंथ, यानी कि जब समबडी पहले आएगा तो उसके बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, समबडी समथिंग। आई सेड अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। अगर अ लेटर देखो क्या है? समथिंग है। आई सेड सारा अ लेटर एवरी मंथ। अब आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? फर्स्ट वन। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं बेटा, because both are absolutely right. I said
A rose, sends me a rose. She sends me a rose every day. She sends a rose to me every day. ठीक है, अब आप somebody पहले ले आए या something पहले ले आए, इसमें कोई फर्क, सेंटेंस की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए उन दो ऑब्जेक्ट्स का नाम भी मैंने आपको बता दिया। उन दो ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर एक सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर जी। सर आपने पहले बात करी कि एक ऑब्जेक्ट आएगा, हमने लगा दिया, फिर आपने कहा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हमने आपकी बात को मान लिया। अब आप कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट आएंगे। सर अब हमारा आपके से यकीन हो गया, अब हमें बताइए हम ये मसला किसका है? ये मसला किसका है कि अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा या दो ऑब्जेक्ट लेगा? ये मसला कौन हल करेगा? ये मसला हल करने के लिए दावत दे रहे हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, गौर से देखिए अपनी स्क्रीन को। ट्रांजिटिव वर्ब्स के आगे ब्रैकेट में वी एन और वी डबल एन लिखा हुआ है। वी एन का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, वी डबल एन का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। नीचे आसान करके भी लिखा हुआ है, वी एन का मतलब वी वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, और वी डबल एन का मतलब है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। और ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स की फॉर्मेशन है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स ये वही वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? फिर क्या लेंगे? तो हर क्यों का जवाब नहीं होता, क्यों नहीं ले सकते, हर क्यों का जवाब नहीं होता बेटा। ठीक है, हम हाईवे पे जा रहे हैं या हम सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट है, हम क्यों नहीं रुक सकते? रूल है भाई, ये कैसा रूल है? ऐसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब्स ओनली फॉर एक्टिव सेंटेंसेस, नॉट फॉर पैसिव सेंटेंसेस। क्या मतलब सर? देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बताओ उनका पैसिव बनेगा? Excuse me, sir, I have a question. मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बताओ क्या पैसिव बनता है? पैसिव में पहला काम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई कहानी नहीं होगी इन जुमलों में। लिहाजा ऐसे वर्ब जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता। सवाल पूछो। सर क्या एक वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है? तो बहुत जबरदस्त खूबसूरत सवाल पूछा आपने आज। बिल्कुल हो सकते हैं। द डोर ओपन्स। सर ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो इंट्रांजिटिव होगा, अगर ट्रांजिटिव होगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इंट्रांजिटिव होगा। द डोर ओपन्स, द डोर ओपन्स। अब जब मैंने ये कहा द डोर ओपन्स, तो बताइए अब क्या होगा? द डोर ओपन्स ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। लेकिन जब मैंने कहा द डोर, शी ओपन द डोर, ये बन गया ट्रांजिटिव। एक मिनट वेट कीजिएगा।
अच्छा, अब इन सर हमें कैसे पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? कोई ऐसी निशानी जिससे हमें पता चले कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे हमें पता चल जाए? बिल्कुल बहुत आसान है। आप जब डिक्शनरी को पढ़ेंगे तो डिक्शनरी में लिखा होता है वी एन। देखें, वी एन, अगर वी ब्रैकेट में, लॉन्ग ब्रैकेट में वी एन और वी डबल एन लिखा हुआ है, पहचान लो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स की सर तादाद कितनी है? ट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक ये लातादाद है, इनको ना गिना जाए तो बेहतर होगा। क्या बात कर रहे हैं सर जी? मैं गलत बात करता नहीं हूँ, अनलिमिटेड है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद को गिना जा सकता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद को गिना जा सकता है, ये लिमिटेड है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को सर हम कैसे पहचानते हैं कि ये इनट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है? इसको पहचानने का भी तरीका है। वर्ब खाली, वर्ब खाली, सिर्फ वी आ रहा है, वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, वर्ब फॉलोड बाय प्रपोजिशन, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। अगर वर्ब के बाद हो सकता है फिर एडजेक्टिव आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए या एडवर्ब आ जाए। ये दो ऑप्शन, तीन चार ऑप्शन है। यकीन नहीं आ रहा, देख लो नीचे देखो सेंटेंस, आई गो टू स्कूल एवरी डे। गो टू स्कूल, गो के बाद क्या आ रहा है? टू। प्रपोजिशन आ रहा है, ऊपर देखो प्रपोजिशन आ रहा है। अब अगर आपने कहा कि इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो अगली क्लास में समझाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। He is tired, एडजेक्टिव आ गया। He drives slowly, एडवर्ब आ गया। Birds fly, birds fly, खाली खाली वर्ब आ गया। The door opens, वर्ब खाली, वर्ब के आगे कुछ भी नहीं। लो, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता, तो और ट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद लिमिटेड है। सर कोई लिस्ट वगैरह मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, आपके नोट्स में लिस्ट भी है, लिमिटेड है, ठीक है ना? उनको आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? पहले अपना ख्याल रखिएगा। नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज पढ़ ले और फिर मैं मरियम को ज्वाइन कर लें।